पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको समझना क्या है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी। वैसे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज के हों और एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि वो किसको बिलोंग करते हैं, एक सेम स्पीशीज को, सिमिलर भी नहीं बोलना है आपको, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब कहीं भी अगर पॉपुलेशन है तो उसके पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन का अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना एक गुण है, जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल का जब आप ढूंढने चलेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आगे लिखिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है ये। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो लिख लीजिए, पॉपुलेशन population has certain attributes, has certain attributes has certain attributes, whereas an individual organism, an individual organism does not। सिर्फ एक अकेले ऑर्गेनिज्म में आप ढूंढेंगे तो आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती कि जब एक पॉपुलेशन में हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को देख रहे हैं, फीचर को देख रहे हैं, हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, लेकिन वो सिंगल ऑर्गेनिज्म में है कैसे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, एक अलग से है तो उसको नेक्स्ट ही पेज पे हम लोग करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन के पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर खासियत क्या है कि आपको पॉपुलेशन, पर्टिकुलर अगर कोई पॉपुलेशन है कहीं पे, ठीक है, तो उसका बर्थ रेट भी आपको देखने को मिलता है, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। बर्थ का भी रेट होगा एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, और डेथ का भी क्या होगा, रेट होगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बर्थ रेट और डेथ रेट को हमें निकालना है, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए। जैसे आप उस क्वेश्चन को करेंगे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप पहले सेक्शन ए में जब 1 नंबर वाला जो सेगमेंट आता है उसमें ये क्वेश्चन अलग से बच्चों से पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द birth rate, calculate the थोड़ा हैंग कर रहा है ये, हाँ आ गया।
calculate the birth rate of specific population of specific population of लोटस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, लोटस इन अ पॉन्ड, लोटस इन अ pond in which, या वेयर कर लीजिए, where 40 lotus plants, 40 lotus plants were last year, पिछले साल कितने थे, 40 लोटस प्लांट थे, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन कितने प्लांट्स ऐड हुए हैं इसको भी देखना है हम लोगों को। 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। अब यहाँ पे पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, बस यही है, आपको स्पेसिफिक पॉपुलेशन का बर्थ रेट निकालना है, जहां पे गिवन एज क्या क्या है सो देखिए। तो जब आप इसका सोल्यूशन करते हैं, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको पता है कि जो लास्ट ईयर पॉपुलेशन था वो कितना था, मतलब लास्ट ईयर का अगर आप देख रहे हैं, देखिए गिवन एज लोटस लास्ट ईयर टोटल कितना है, ये 40 है, ठीक है, 40 लिख दिया हमने इसको, लास्ट ईयर टोटल कितना है, ये 40 है, ठीक है, कितने ऐड हुए हैं, तो न्यू प्लांट्स, ये ऐसे कर लीजिए, न्यू लोटस प्लांट्स, कितने हैं, यहाँ पे 8 है। अब अगर हम टोटल करें इसका, तो अब करंट प्रेजेंट टाइम में टोटल कितना हो गया, अगर हम ऐसे कर दें इसको, टोटल प्लांट्स 48। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें रेट निकलेगा कैसे, है ना, अगर हम ऐसा ऐड करें तो एक्चुअली ये कितना होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है, जैसे हम लोग किसी के मार्क्स का परसेंटेज में निकालते हैं, तो वहां पे हम लोग टोटल वैल्यू जरूर लेते हैं, यस और नो। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में कितने भी मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 50 मार्क्स का आपने टोटल एग्जाम दिया है, इसमें आपको 23 मार्क्स मिलते हैं, तो 23 बाई टोटल इंटू 100 आप करते हैं कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं एग्जाम में, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको पता चलता है अच्छा आपके तो 46% मार्क्स आए हैं। बात समझ आ रही मेरी। तो जब कभी भी हम परसेंटेज, लेकिन ये परसेंटेज हम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल प्लांट्स का कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। क्या मेरा बोलने का मतलब है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि नए कितने ऐड हुए थे, और ओल्ड टाइम में जहां से हम इस कैलकुलेशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले कितना था, है ना। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो बर्थ रेट को जब आप निकालेंगे तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एडेड न्यू प्लांट्स डिवाइडेड बाय लास्ट
ईयर लोटस प्लांट्स, मान लीजिए मैंने ड्रोसोफिला का नंबर दे दिया, तो आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ ड्रोसोफिला। तो आप जब इसका क्या निकालिएगा, बर्थ रेट निकालिएगा। क्या निकालिएगा? बर्थ रेट निकालिएगा। तो ऐसे निकलता है, यहाँ आगे आप लिख लीजिए, इस साइड में लिख रही हूँ, बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट्स। बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब आपका 8 है जो नया ऐड हुआ है, 8/40 कितना हो गया ये? 8/40 मतलब नया जो ऐड हुआ है उसमें आपको क्या करना है, टोटल को डिवाइड, याद रखिएगा 48 का कुछ नहीं करना आपको यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 0.2। तो ऐसे लिखते हैं इसको। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास? दैट इज 0.2 ऑफ स्प्रिंग्स, या लोटस भी लिख सकते हैं, 0.2 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। अगर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में वीक कर दिया होता, तो मैंने वीकली पूछा होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 0.2 ऑफ स्प्रिंग्स पर, मान लीजिए ड्रोसोफिला मैंने लिखा तो पर ड्रोसोफिला पर वीक, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा किसका दिया गया है? पर ईयर का। तो आप भी लिख दीजिए पर ईयर। लिखने में क्या जा रहा है ना? क्वेश्चन में देखना है ध्यान से कि क्या पूछा जा रहा है, एक साल में पूछा जा रहा है, एक वीक में पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने क्या किया है, एक बर्थ रेट निकाला। अगर मैं बर्थ की जगह डेथ कर दूं यहाँ पे, तब भी वही है, जितने की डेथ हुई है ना उसको डिवाइड कर दीजिए शुरू में करंट में उसका नंबर कितना था। तो ये आसानी से इसमें टोटल, सबसे पता है चौंकाने वाली बात क्या है, यहाँ पे 48 का कुछ करना ही नहीं है। तो जानबूझ के एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें जो डेटा निकाला होता है वो आपको 8/48 भी लिखा रहता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तब वहां पे आपको 8/48 भी लिखा रहेगा, और 8/48 जब आप करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.16। तो जानबूझ के ये भी दिया होता है कि हो सकता है बच्चा कोई गलती से इसी को करेक्ट कर दे। तो आपको याद रखना है कि दोनों को प्लस करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है उसका कुछ करना ही नहीं। मेरी बात समझ आई? ये क्वेश्चन समझ आया आपको? काफी ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना? तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग एक डेथ रेट का कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर हम उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना है क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। पर वीक पूछा जा रहा है, पर ईयर पूछा जा रहा है ना? चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए, आगे देखिए। ये हो गया, ये बर्थ रेट का था। डेथ रेट एग्जैक्टली इसी की फोटो कॉपी करके आपको निकालना है, कुछ नहीं है। बस वहां पे लिख दूंगी क्या मैं क्वेश्चन में कि क्या है वो, डेथ रेट है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ती हूँ मैं। नोट कर लिया होगा आपने? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, अब आपको किसका डेथ रेट का निकालना है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशंस, इन विट्रो कंडीशन का मतलब लैब कंडीशन, लैब के अंदर उसको बोला जा रहा है इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए,
lab in vitro condition, lab condition, for individuals of for individuals of fruit flies, fruit for individuals of fruit flies died during a specific during a specific time interval during a specific time interval ब्रैकेट में लिख लीजिए इन अ वीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक सप्ताह के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। इन अ वीक while the total number of while the total number of fruit flies total number of fruit flies were 40, then calculate the death rate of that population। कहने की बात है, आपको ऐसी बातें बनाई जा रही है, यहाँ पे कुछ है नहीं इसमें। करना क्या है, अब सीधे तौर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीधा आंख बंद करके 4/40 कर देना है। क्वेश्चन तो इतना ही है, बस यहाँ पे आपको बनाया जाएगा, याद रखना है। सिर्फ क्या देखना है, अच्छा डेथ रेट निकालना है। तो मान लीजिए 10 की डेथ हुई है, कितने में से, 50 में से 10/50। हमेशा कितने की, मान लीजिए 50 का बॉर्न हुआ है, कितने में से, 2500 में से बर्थ रेट निकल गया। समझ आई मेरी बात। सिर्फ आपको ये दोनों डेटा देखना, टोटल तो करना ही नहीं है वहां पे। सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पे टोटल करने का आपके लिए कोई झंझट ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, रेट जो है वही निकालना है बस उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से। अच्छा वो साइड वाला मार्जिन में चला गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। पता ही आपको है कुछ नहीं, सीधा 4/40 कीजिए, दैट इज 0.1 हो गया आंसर, है ना। चलो सोल्यूशन क्या है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेथ रेट निकालना है। क्या निकालना है, डेथ रेट निकालना है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, डेथ रेट ऑफ फ्रूट फ्लाइज। किसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। फ्रूट फ्लाइज किसको बोलते हैं हम लोग, डेथ रेट ऑफ फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग निकालते हैं फोर डेथ, कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, कितने में से, 40 में से, तो कितना हो गया, ये 4/40 हो गया। दैट इज, डेटा निकला ये 0.1 individuals per fruit fly per fruit fly
पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, पर वीक, ठीक है, हो गया ये। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे डेथ रेट दोनों आपने निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये एक क्या था, एक गुण था, एक फीचर था। किसका गुण था, किसका गुण आपने देखा, किसका फीचर आपने देखा? तो ये आपने देखा पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन है तभी तो हम निकाल रहे हैं ना, बर्थ रेट, डेथ रेट। अब एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, उसमें हम किसका क्या रेट निकालें? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक डेथ रेट का भी क्वेश्चन कर लिया, एक बर्थ रेट का भी आपने क्वेश्चन कर लिया। हो गया ये कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब किसी पॉपुलेशन के अंदर क्या खासियत होती है, जैसे आप क्लास में भी होंगे तो आप वहां पे क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, है ना, कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है। या अगर मान लीजिए 4 सेक्शन है, 4 है, उन सेक्शन का रेशियो कितना है। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन के अंदर मान लीजिए सपोज कीजिए 55% क्या है, फीमेल्स हैं, रेस्ट वहां पे क्या है, मेल्स है। तो ये सब क्या है, जो सेक्स रेशियो भी हम निकाल रहे हैं, तो वो भी क्या है, पॉपुलेशन का एक गुण है, पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, ऐसे करके कर लीजिए, रेशियो is also an important attribute important attribute of any population। किसी भी पॉपुलेशन का ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट फीचर है। वहां पे कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है ना। इंडिविजुअल के पास नहीं होगा, इंडिविजुअल में आप बस यही देख सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन हाँ, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रेशियो भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, for example in a given population, in a given population 60% population 60% population are females and 40% 40% मेल्स। बस ऐसे नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे एज पिरामिड्स आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सीधा मैं डायग्राम में शो करती हूँ आपको, एज पिरामिड्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पिरामिड जो है ये 3 तरह के होते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, एज पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जब तक ये आ रहा है मैं लिख देती हूँ, देखिए नेक्स्ट है एज पिरामिड्स ऑफ एज पिरामिड्स एज पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन।
और ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए ये आपके पास 3 टाइप के हैं, जिसमें से पहला है, फर्स्ट वाले को डायग्राम से क्लियर करूँगी मैं आपको। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग, सेकंड वन इज़ स्टेबल, एंड थर्ड वन इज़ डिक्लाइनिंग। एक क्या हो गया आपका? डिक्लाइनिंग हो गया। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं सबको। अगर हम इन एज पिरामिड्स को ध्यान से देखें तो ये करता क्या है या क्या बताने का काम करता है कि अगर पिरामिड है तो वहां पे उसके ग्रोथ का रेट कैसा है, या कौन से स्टेज को जब आप देखते हैं तो किस रेट से कैसे वहां पे ग्रो करने का काम कर रहा है, तो ये कौन बताता है? ये एज पिरामिड्स बताते हैं। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, सब मिलते जुलते ही है, एक से ही है, किसी को भी उठा लीजिए। देखिए 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक्सपेंडिंग भी है, स्टेबल भी है, डिक्लाइनिंग भी है। किस बेस पे बोला जाता है, सो देखिए आपको यहाँ पे 3 फेजेस दिख रहे हैं। एक है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एक है रिप्रोडक्टिव फेज। मैं आपको मार्क कर देती हूँ। देखिए जब आप इस एज पिरामिड को देख रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप इस सब में सारे, ये जितने भी आपको पिंक बॉक्सेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, आप इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को शो कर रहे हैं। यानी कोई पॉपुलेशन जब अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है और पहले जो उसकी पॉपुलेशन थी, तो उसके बाद उसकी हालत क्या होगी? कॉमन सेंस है, ये खुद ही सोचने वाली बात है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव के फेज में आप कभी किसी पॉपुलेशन को ऐसे ऊपर हवा में ग्रो करता हुआ उल्टा करके पिरामिडल शेप में बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन डाल दूं ऐसे, मेरी बात समझिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे जिसको भी ब्लैक बॉक्स के अंदर कर दिया है, ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा याद रखनी है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में यहीं पे कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना ही नहीं है। तीनों का, चाहे हम इसकी बात करें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन ये पहले डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ। इसके केस में पहले डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ। ये स्टेबल है, जबकि ये क्या है, स्टेबल है। लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है रिप्रोडक्शन चाहे आप रिप्रोडक्टिव फेज को देखिए, चाहे आप
स्टेबल के केस में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को देखें, चाहे आप डिक्लाइनिंग के केस में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को देखें, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, एक जैसे आप, ठीक है। हाँ, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, इसके बारे में कौन सा फेज है आपके पास, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल शेप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। यानी रिप्रोडक्टिव और प्री, ये आप पिरामिड से यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, एज पिरामिड आप बना रहे हैं, उसका शेप कैसा होगा आपको देख के, मान लीजिए आपके सामने ए बी सी डी और एक बॉक्स जैसा आपको शेप वाला कोई भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि सबके बारे में आपको नहीं बताना है कि कौन सा पिरामिड है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग पिरामिड की क्या खासियत है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत ज्यादा, ये देखिए येलो कलर इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देन इट्स डिक्लाइनिंग इन द कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, थोड़ा सा और ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो गया। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की तो बात ही नहीं करनी है, तो ये कंप्लीटली एक्सपेंडिंग। व्हाई इट्स एक्सपेंडिंग, क्योंकि हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, और जब आप ऐसे शेप बनाइएगा तो ये नीचे की बेस की तरफ ये क्या है, ये एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज एक्सपेंडिंग पिरामिड, ठीक है। स्टेबल की बात करते हैं हम लोग। अगर आप इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव को हटा दीजिए तो आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव दैट इज येलो कलर एंड रिप्रोडक्टिव, ये जो दो फेज हैं ये दोनों लमसम मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स या एक स्लाइड सा आपको यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीजमेंट दिखाना है, वो जरूरी है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव फेज से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज को स्लाइटली कम करना है, बहुत ज्यादा कम नहीं करना है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही, क्योंकि वो तो तीनों का एक जैसा ही बनाना है आपको, है ना। और डिक्लाइनिंग के केस में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो डिक्लाइनिंग की क्या खासियत है कि डिक्लाइनिंग के केस में यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है, और प्री रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज है, और रिप्रोडक्टिव फेज से फिर वापस पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाते वक्त, यानी रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में शिफ्ट होते वक्त, सब में एक चीज कॉमन है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में उनका क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ स्टेटस है वो डिक्रीज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो नीचे मैं एक लाइन लिख देती हूँ कि आखिर ये इतना हम लोगों ने क्यों शो करा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी खासियत क्या है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एज पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक लाइन बस उसमें लिखिए कंक्लूजन में, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कंक्लूजन में लिख लीजिए यहाँ पे, कंक्लूजन में लिख लीजिए, the shape of the pyramids, the shape of the age pyramids, the shape of the age pyramids reflect age pyramids reflect the growth status, the growth status of the pyramid। पॉपुलेशन का बता रहा है, तो ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, मैं क्वेश्चंस का तरीका भी बता देती हूँ। आप आज ढूंढेंगे नीट के क्वेश्चन पेपर में तो आपको देखने को मिल जाएगा। होता ये है कि आपके सामने ये तीनों यहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं, तो तीनों अगर बने हुए हैं तो नीचे आपको मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी लिख दिया गया है, तो किसी में आपको लिखा जाएगा कि एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन
पहले स्टेबल है, फिर एक्सपेंडिंग है, फिर डिक्लाइनिंग है। थर्ड ऑप्शन, पहले डिक्लाइनिंग है, फिर स्टेबल है, फिर एक्सपेंडिंग। मेरी बात समझ आई? वहां पे आपको देखना होगा कि किस नंबर पे कौन सा पिरामिड बनाओ। जहां तक बनाने की बात है, 2 बार 3 बार आप बिना देखे बनाएंगे, आप इसको फिर खुद ही ड्रॉ करने लगेंगे, कुछ है नहीं इसको बनाने में। ऑफ द पॉपुलेशन, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों एज पिरामिड के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर पॉपुलेशन है, तो जिस इकोलॉजिकल हैबिटेट के अंदर वो रह रहा है, वहां पे वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करा रहा है, ये भी क्या है, इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टॉपिक एक देख रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ती हूँ, हो गया ये? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मैम 1 मिनट, बैक पेज। हाँ 1 मिनट, ये लीजिए। मैम डन। चलिए, तो नेक्स्ट लिख लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बायो में अगर ऐसा कोई टेक्निकल टर्म आता है, तो वहां पे एक चीज गारंटेड है कि आपको हमेशा उसका रिप्रेजेंटेशन जरूर लिखना होता है। जैसे अगर एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ जेनेटिक्स का आपको, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप उसका जीनोटाइप ऐसे लिखते थे, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल आई ओ स्मॉल आई ओ, या फिर कई किताबों में लिखा रहता है स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, अगर आपकी मर्जी, आप बोले नहीं हम सिर्फ स्मॉल ओ लिखेंगे और टीचर हमें नंबर दे दे, तो नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि हर एक चीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी अल्फाबेट का यूज करते हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को आपको जब कभी नोट करना होता है, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जब कभी भी किसको डिनोट करना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को आपको शो करना होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करने के लिए आपको उसको किससे रिप्रेजेंट करना होता है, कैपिटल एन से आप उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी, अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक 2 जियोग्राफिकल एरिया बनाया, एक ए बनाया है और एक बी बनाया है। ठीक है, अब सेम अगर जियोग्राफिकल एरिया है, तो ऐसे समझ सकते हैं उसको, अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए इतने बर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, इतने सारे बना दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्वेश्चन कि ज्योग्राफिकल एरिया ए और बी दोनों में से पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आप क्या बोलेंगे? दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाना क्या है, तो दिख रहा है आपको डेंसिटी किसकी ज्यादा है, एरिया बी की। मतलब यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया इसको दिया गया है, उसमें इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो ज्यादा है, और वहां पे उनको कंजस्टेड फॉर्म में, यहाँ पे मैं जो ये एग्जांपल दे रही हूँ इसकी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जहां जब कभी पूछा जाए तो सब में आपको कंजस्टेड टर्म का यूज करना, मैं इसके लिए बता रही हूँ। तो इसका मतलब है कि हम जो यहाँ पे बी को देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इससे भी आगे हम लोग बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। केमिस्ट्री भी अगर मैं इसमें आपको इंटीग्रेट करके समझाऊं, तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखिए, ये तो ए में भी ज्योग्राफिकल एरिया, ए में भी बर्ड्स हैं और बी में भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल, इससे आसानी से आपको किसी चीज से और पॉपुलेशन डेंसिटी समझ नहीं आ सकता। तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में विद इन अ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर स्पीशीज का जो कंसंट्रेशन है, जो इंडिविजुअल्स का एक पर्टिकुलर स्पीशीज, मैंने सिर्फ बर्ड्स लिया है यहाँ पे, तो हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे।
तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ईच यूनिट ऑफ एरिया। तो आप वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं कि कितना ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे अवेलेबल है ना। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन डेंसिटी population density is denoted by आप स्मॉल n लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, इसको आपको जब भी डिनोट करना है तो कैपिटल N से डिनोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो गया ये डेफिनेशन की। जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी is the concentration of individuals within a species in a specific geographical area, इन अ स्पेसिफिक, सबसे साधारण तरीके से मैंने आपको इसमें लिखवा दिया, इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ये तो लिखना जरूरी है। इन जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, वेस्ट बंगाल की अलग है, बिहार की अलग है, यूपी की अलग है ना, अलग अलग हम लोग देखते हैं उसको। तो इस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी population density is the number of population density is the number of people living in each unit area, each unit of area लिख लीजिए, living in each unit of area।
थोड़ा हैंग कर रहा है ये। each unit of area। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको डिफरेंट टाइप का क्या करना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ बच्चे बायोमास को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे जायंट ऐसे ट्री बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए बनियन ट्री है, एक ही है ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं और इसके नीचे 100 ग्रासेस हैं, इसके नीचे ग्रासेस कितने हैं, 100 हैं, 100 हैं। ठीक है, मान लीजिए अब मैं 100 थोड़ी बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 100 है और ये 1 है। तो अगर आप बायोमास देखिएगा तो बायोमास किसका ज्यादा होगा, ट्री का होगा। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए तो वो किसका ज्यादा होगा, वो ग्रासेस का होगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे दोनों में कंफ्यूज करते हैं, उनको इसमें कंफ्यूजन होती है कि हमें यहाँ पे बायोमास देखना है या हमें पॉपुलेशन डेंसिटी। जब डेंसिटी में साफ साफ आप बोल ही रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, कितने इंडिविजुअल को आपको वहां पे पर यूनिट एरिया के अंदर देखना है, तो आपको वहां पे क्या करना है, इंडिविजुअल्स के नंबर को देखना है ना, और किसी चीज को तो आप यहाँ पे देखते नहीं है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ आपको, मान लीजिए एक इंसेक्ट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना, किसी का भी एग्जांपल लीजिए। ऐसे लीजिए फॉर एग्जांपल, a population of a population of 100 insects, a population of 100 insects that live in an area live in an area of 100 square meters, 100 square meters, has a density of has a density of one insect, has a density of one insect per square meter, per स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमने एक इंसेक्ट का छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसके बेसिस पे हम ये क्लियर करेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, कितने एरिया में कितनी डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया। मतलब हम यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर में जब खोजेंगे तो पता चलेगा एक इंसेक्ट है, क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर में जब 100 इंसेक्ट है तो पर स्क्वायर मीटर में एक होगा। बात समझ आई आपको, 100 स्क्वायर मीटर में देख रहे हैं तो 100 इंसेक्ट है। तो मोटे तौर पे जब आप इसको निकालेंगे तो कॉमन सेंस है, एक स्क्वायर मीटर में एक इंसेक्ट रह रहा है, ऐसा बोला जाता है मोटे तौर पे। अब ऐसा नहीं कि आप सबको जाके 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाइएगा, नहीं, ऐसा निकाला जाता है डेंसिटी, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हमको सीमेंट रख चाहिए।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैम हाँ चलिए ठीक है। थैंक यू मैम।